ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर का नाम क्या है? इज मैटर अराउंड अस प्योर। कल आपने वीडियो देखा था, ठीक है। हम लोग इसमें बेसिकली जो हेडलाइंस है, जो इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में आइडिया लेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो भी मैटर हमारे चारों ओर पाए जाते हैं दैट इज़ नॉट प्योर, लिखा है ना, ऑल द मैटर अराउंड अस इज़ नॉट प्योर। ओके, तो जो तो प्योरिटी और इम्प्योरिटी का आधार क्या है, तो हम आपको समझा रहे हैं। प्योरिटी और इम्प्योरिटी का आधार बस यही होता है कि अगर पार्टिकल्स कोई भी मैटर एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है तो वो प्योर है, नहीं तो वो अगले में क्या कहलाएगा? इम्प्योर कहलाएगा। बेसिक डेफिनेशन ये जान लीजिए प्योर सब्सटेंस क्या है कि द सब्सटेंस विच हैज़ इट्स ओन केमिकल आइडेंटिफिकेशन। केमिकल आइडेंटिफिकेशन का मतलब होना चाहिए एक केमिकल फॉर्मूला होना चाहिए, एक पर्टिकुलर सिंबल होना चाहिए। ओके, तो अगर ऐसे फीचर्स को मेंटेन कर रहा है तो उसे हम लोग प्योर बोलेंगे, अदरवाइज वो इम्प्योर हो जाएगा। जैसे देयर इज़ नो केमिकल फार्मूला ऑफ एनी मिक्सचर। आप लेमोनेड बनाते हैं घर में शरबत, उसका कोई फार्मूला आज तक बना नहीं है, लेकिन वाटर का फार्मूला होता है H2O, तो दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज प्योर सब्सटेंस। उसके बाद लिखा है आप देख सकते हैं, a pure substance is homogeneous throughout its mass. A pure substance cannot be separated into another kind of matter by physical process. A pure substance has a fixed composition as well as fixed melting point and boiling point. ये बात याद रखिएगा। समझ में आया बात? ओके, तो जैसे ही ये क्लियर हो गया आपका प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस, तो अब प्योर सब्सटेंस के बारे में हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ चुके, क्या क्या होना चाहिए। इम्प्योर में मिक्सचर आता है, तो कल भी बोल दिया गया था मिक्सचर आपका इम्प्योर क्यों होता है, और अभी भी समझा दिए कि मिक्सचर का कोई अपना केमिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं होता। अ मिक्सचर इज वन विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट पार्टिकल्स। दो से अलग तरह के पार्टिकल को ये कैरी करेगा। और मिक्सचर कंटेन टू और मोर प्योर सब्सटेंस मिक्स टुगेदर। दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिलाया जाएगा फिजिकली, तो वो बनाएगा मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर जो है वो कंपाउंड से वो कैसे है, वो अलग है किससे? प्योर से। तो देखिए लिखा हुआ है मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, जबकि प्योर सब्सटेंस हमेशा होमोजीनियस होगा। मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय फिजिकल प्रोसेस। ओके, अ मिक्सचर डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, जैसा कि प्योर सब्सटेंस के साथ होता है। Most of the matter around us exists as mixtures of two or more pure substance. याद ये भी समझ लीजिएगा हमारे पास जो भी अवेलेबल है मैक्सिमम क्या है, वह मिक्सचर ही के रूप में अवेलेबल है। तो इस चार्ट को हम लोग बनाएंगे, कॉपी में लिखा हुआ है ना, मैटर को दो भाग में बांटा गया, प्योर एंड मिक्सचर में। प्योर इज अगेन कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर को बांटा गया होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, तो एलिमेंट्स के बारे में क्या बताया गया? कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जो कल देखे थे आप लोग। गोल्ड को आप कितना भी ब्रेक कीजिए, गोल्ड से कोई छोटा का टुकड़ा भी गोल्ड का लीजिएगा तो फाइनली गोल्ड ही आपको मिलेगा। कंपाउंड क्या होता है? एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, यानी कैसे बनता है ये? मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो एलिमेंट्स जब केमिकली कंबाइंड करके कुछ बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है। ओके, मिक्सचर है होमोजीनियस क्या है? द सब्सटेंस कम्प्लीटली मिक्स्ड, मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट, यानी क्या है इसमें क्या होगा कि जो आप चीज़ मिला रहे हैं वो यूनिफॉर्मली मिला हुआ रहेगा मिक्सचर में। जैसे पानी और नमक का घोल अगर आप बात करेंगे तो डैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। तो वो कारण क्या है? तो आप उसमें क्या पाएंगे, नमक जो है पानी के हर एक भाग में इक्वल प्रोपोर्शन में अवेलेबल है, मतलब इक्वल अमाउंट में अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनस क्या है आपका? हेट्रोजीनस में आपका हो जाएगा, दो एग्जाम्पल आता है इसमें, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, पढ़िएगा आगे चलकर। हेट्रोजीनस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो डिफरेंट रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट नहीं रहेगा मिक्सचर में। ओके तो नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। ओके, ये तो आप जानते हैं मेलिबिलिटी डक्टिलिटी क्या है,
ये ऐसा प्रॉपर्टी है जिसमें मेटल को थिन शीट में बदला जा सकता है। डक्टिलिटी क्या होता है कि मेटल को वायर में ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। और ब्रिटलनेस क्या है, पीटने पे अगर वो टूट जाए तो वो ब्रिटलनेस कहलाता है। तो ये सब कुछ जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आने वाले में जो मेटल नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिफाइन करेंगे तो वो सब प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं। तो एलिमेंट का डेफिनेशन पहले अच्छे से देख लीजिए। एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी स्प्लिट अप into two or more simpler substance by usual chemical methods of applying heat, light और electrical energy, ठीक है। तो ना तो आप हीट, ना तो लाइट, ना इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हुए, मतलब इस तीनों का भी इस्तेमाल करके भी आप इसको सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक कर सकते। गोल्ड से आप करंट पास करिए, गोल्ड को आग में रखिए, गोल्ड को लाइट में रखिए, गोल्ड कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू सिल्वर, या सिंपली सिल्वर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। चाहे कुछ भी रहिए, आयरन को भी अगर आप रखेंगे आग में तो आयरन ही रहता है, पिघल के वो मेल्ट कर जाएगा, फिर वो जब ठंडा होगा तो आयरन ही रहेगा। तो ये चीज़ बात यहाँ समझाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस, इसका रीजन बता रहा है, बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। तो एक ही प्रकार के एटम से मिल के बना होता है, इसीलिए इसको सिंपलर, दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे अब आप देखिए यहाँ दिख रहा है कॉपर की अगर हम बात करेंगे तो पूरा कॉपर जो है देखिए एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। यहाँ आयरन देखिए एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है। बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट। यहाँ आइडिया दिया हुआ है, देयर आर 115 एलिमेंट्स। 115 एलिमेंट है हमारे पास, जिसमें 92 नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, और 23 जो होता है वो हमने प्रिपेयर किया आर्टिफिशियली, ठीक है। तो एवरी सब्सटेंस इन दिस वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर ऑफ दीज एलिमेंट। जो भी सब्सटेंस हम लेते हैं इस वर्ल्ड में वो इन्हीं सारे एलिमेंट से मिलके बना होता है, ठीक है। कॉमन एलिमेंट्स का एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, लाइक दैट, ठीक है। इस अगले पेज की अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ आपको लिखा हुआ है एलिमेंट्स कैन बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैस। तीनों फेज में एलिमेंट्स मिल सकता है। इसमें एग्जांपल दिया भी है आपको कि सोडियम, कार्बन ये सब सॉलिड हैं, ओके। लिक्विड फेज में आपको मिलता है ब्रोमीन और मरकरी। गैसियस फेज में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सब मिलते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अब ये भी आप बताया, आपको पास जो एलिमेंट्स तो 118 है, तो सिर्फ हम 118 ही ऑब्जेक्ट से घिरे हैं ऐसा बात तो नहीं। हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंपाउंड के फॉर्म में है और इन्हीं एलिमेंट से मिलके बने हैं, ठीक है। शुगर का इस एग्जांपल लिया, शुगर इज ए कॉमन मटेरियल विच इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो जस्ट एज 26 letters of English alphabet combine in various different ways to make a very large number of words, ये समझाया जा रहा है कि जिस तरह 26 लेटर जो हैं अल्फ़ाबेट के वो मिलकर कितने सारे वर्ड्स बनाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार ये जो 118 एलिमेंट्स हैं वो आपस में अरेंज होकर मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स को बनाते रहते हैं। बात क्लियर है। एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो 3 भाग में बांटे, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो मेटल क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी हमें पढ़नी होती है, ठीक है। तो मेटल का बेसिक डेफिनेशन जो होता है वे बोलाता है कि मेटल्स आर द एलिमेंट विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, या अभी आपके बुक में जो चल रहा है वो भी आप बोल सकते हैं मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल, डक्टाइल एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो डेफिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी है, हम जो बोले वो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज है। दैट मीन्स मेटल इज ए सब्सटेंस विच इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। इसका मतलब होता है मेटल इलेक्ट्रॉन को लॉस करके पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, जितना भी मेटल है, ठीक है, ओके। अगले डिपार्टमेंट में अगर हम बढ़ेंगे तो यहाँ साफ साफ आपको दिख रहा होगा प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल पढ़ना है। तो ये सब आपको बताएं भी, मेटल्स मेलिएबल होता है, मेलिएबल होता है इसका मतलब हैमरिंग करके थिन शीट में बदला जा सकता है। इसका इस्तेमाल इसी वजह से हम लोग फॉयल बनाने में करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं, बिकॉज बक्सा बनाने में करते हैं, बिकॉज दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। समझिए बात को।
वही बात करेंगे, अगर हम डक्टिलिटी के तो मेटल्स डक्टाइल भी होते हैं, यानी इसको ड्रॉ ऑन करके वायर के फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसमें दिया भी है, अगर आप 100 मिलीग्राम ऑफ डक्टाइल मेटल लाइक सिल्वर लेते हैं तो उससे लगभग 200 मीटर लंबा तार आप बना सकते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसकी वजह से हम लोग वायर बना पाने में सक्षम हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग इसके बर्तन को बनाते हैं बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और इलेक्ट्रिकल वायर बनाते हैं बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एनी प्रॉब्लम? ओके, इसमें एक बात बताएं, मरकरी मेटल क्या है? इट इज़ ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ध्यान रखिएगा। ओके, और पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमॉन्ग मेटल्स इज लेड, मतलब सबसे बुरा कंडक्ट जो करता है वो क्या है? लेड है। ओके, कॉपर अच्छा कंडक्टर माना जाता है, सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर है हीट का। ये सब छोटी छोटी बात हैं जो ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। जैसे यहाँ देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर अमॉन्ग द बेस्ट डक्टाइल मेटल, तो क्वेश्चन कर सकता है आपसे, नेम द बेस्ट डक्टाइल मेटल। ओके, विच एल्युमिनियम जो है मेटल वो अच्छा मेलिएबिलिटी को शो करता है। तो ये सारी एक छोटी छोटी बात है जो आपको नज़र में रखने पड़ते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस, कैन बी पॉलिश्ड, मतलब मेटल के पास शाइनी सरफेस होता है। ओके, द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल की वजह से ये गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट लाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकता है, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से सिल्वर मेटल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिरर में। ओके, पॉलिशिंग पीछे से सिल्वर से होता है या एल्युमिनियम से होता है, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे और हम लोग अपने मिरर का इस्तेमाल कर पाते हैं। मेटल जनरली हार्ड होता है, ये भी आप जानते हैं, ठीक है, और मेटल्स है विजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हार्डनेस का मतलब है वो बहुत ही कड़ा होगा, उसको आप दबा नहीं सकते हैं, प्रेस नहीं कर सकते। और टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोड बियरिंग कैपेसिटी, मतलब स्ट्रेस को वो बियर कर सकता है। जब उस पर फोर्स लगेगा तो आसानी से अपने शेप को नहीं बेंड करेगा, वो लोड को बर्दाश्त करने का वो क्षमता उसके पास बहुत ज़्यादा होता है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम लोग मेटल का क्या हार्डनेस की वजह से क्या यूज़ करते हैं, रेलवे ट्रैक बनाने में यूज़ करते हैं बिकॉज बहुत हार्ड है, और क्या मशीनरी बनाने में यूज़ करते हैं, टूल्स बनाने में यूज़ करते हैं। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है, आप वायर रोप बनाते हैं, क्यों बनाते हैं वायर रोप्स? तो वायर रोप्स इसलिए बनाते हैं बिकॉज स्टील केबल जो होते हैं वो लोड को बर्दाश्त कर सकता है, हैवी लोड को, बिकॉज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सब बात ध्यान में रखना है। और क्या, ये जो अब अगला जो पेज है उसमें आपको बताया है मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन एक मेटल है जो लिक्विड है, वो उसका नाम क्या है? मरकरी। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। वो एग्जांपल आप देख लीजिए, सोडियम पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री कम है। दूसरा मेटेरियल देखिए गैलियम, उसका इतना कम है कि हमारे बॉडी की हीट से वो मेल्ट कर जाएगा। ये सब एक्सेप्शन है, ठीक है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज़, नॉर्मली मेटल के डेंसिटीज़ हाई होते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या है? सोडियम एंड पोटेशियम, जिसके पास लो डेंसिटी होता है। मेटल्स आर सोनोरस, पीटने पर आवाज़ आएगा, ठीक है, इसीलिए हम लोग मेटल्स का क्या बनाते हैं? वाद्य यंत्र, जिसको आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। ओके, मेटल्स यूजुअली हैव सिल्वर और ग्रे कलर, ये है जितने भी मेटल है उनका यही दो कलर ज़्यादातर मिलता है, सिल्वर या तो ग्रे। कॉपर और गोल्ड थोड़ा अलग है, उसमें एक्सेप्शन में आ सकता है, जिसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन एंड येलो। तो खैर ये तो रहा मेटल के बारे में चर्चा। नॉन मेटल्स क्या है? जस्ट उल्टा, अगर मेटल मेलिएबल है तो ये देखिए नॉन मेलिएबल होगा, ठीक है ना। नॉन मेटल इज एन एलिमेंट विच इज नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। जिस तरह मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी है तो नॉन मेटल्स की भी होगी, कन्फर्म बात है। तो बस उल्टा बोलना शुरू कीजिए। नॉन मेटल्स ना तो मेलिएबल है ना ही ब्रिटल है, पहला क्लियर। नॉन मेटल्स डक्टाइल भी नहीं होता, मतलब इसके वायर नहीं बनाए जा सकते। नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसमें क्या होगा? एक्सेप्शन आ जाता है। डायमंड क्या होता है? एक नॉन मेटल है जो कि हीट का कंडक्टर है। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। तो एक्सेप्शन आपको याद रखना होगा इसमें। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रल्स, मतलब इनके पास शाइनी सरफेस नहीं पाया था, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे भी,
आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके पास शाइनी सरफेस होता है। समझ गए बात को। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये भी जान लीजिए, नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। बट एक्सेप्शन क्या है, डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल जो कि क्या है, हार्डेस्ट है, इवन नेचुरल हार्डेस्ट सब्सटेंस इसे कहा जाता है, ठीक है। नेचर में पाए जाने में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस डायमंड ही है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब ये लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता सब नॉन मेटल में, ठीक है। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एट द रूम टेम्परेचर। मेटल के बारे में क्या पढ़े थे, जनरली सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि नॉन मेटल्स क्या है, तीनों फेज में पाया जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव कम्प्लीटली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ये रूल है कि मेटल का क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, इसका कम होगा, लेकिन एक्सेप्शन यहाँ भी अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स में क्या है, ग्रेफाइट हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिख रहा है ना, वन नॉन मेटल ग्रेफाइट जिसके पास मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, कितना है, 3700 डिग्री सेल्सियस। अगला जो डिपार्टमेंट है वो आप देख सकते हैं क्या है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, डेंसिटी बहुत कम होता है नॉन मेटल्स का, ये सोनोरस नहीं होते और ये डिफरेंट कलर में एग्जिस्ट करते हैं। एग्जांपल दिया हुआ, सल्फर येलो है, फास्फोरस वाइट में है, ग्रेफाइट ब्लैक में है, क्लोरीन येलो में है, ग्रीन येलोइश ग्रीन में, ब्रोमीन रेड ब्राउन में है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टूड, ओके। एक बात ये बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पैराग्राफ में लिखा है कि नॉन मेटल्स की क्वांटिटी बहुत कम, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स के में नॉन मेटल्स मुश्किल से आपको 32 या 36 है। तो नॉन मेटल्स दिखा, दो नॉन मेटल्स आर वेरी स्मॉल इन नंबर्स एज कम्पेयर टू मेटल, बट दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ। In fact, life would not have been possible without the presence of non-metal on Earth. आप इस चीज़ को समझ भी रहे होंगे। सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, आप जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो तो खुद एक नॉन मेटल है। इसके अलावा इस सिर्फ ज़्यादा दूर का जा रहा है, ऑक्सीजन ही देखिए ना, बिना ऑक्सीजन के लाइफ सर्वाइव करेगा, नॉट पॉसिबल। तो इस तरह से आप समझ लीजिए कि कितना इम्पोर्टेंट है नॉन मेटल। ये आपको कंपैरिजन किया गया है मेटल और नॉन मेटल में, इसको आप नोट कर लेंगे अपने कॉपी में, ओके। वही सारा पॉइंट्स है जो हमने बताया अभी आपको, ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।